नमस्कार। अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन की अगली कड़ी में। तख्ताजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तख्ताजान ने एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किस तरह से दिया था, उसकी रूपरेखा क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तख्ताजान कौन है, क्या है तख्ताजान। तख्ताजान आर्मेन तख्ताजान, जिनका जन्म 1910 में हुआ था और 2009 में जिनकी डेथ हो गई थी। तख्ताजान जो कि सोवियत संघ की विज्ञान अकादमी से संबंधित थे और कोमेरोव जो हायर प्लांट्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। कोमेरोव बॉटनिकल इंस्टीट्यूट लेनिनग्राड रशिया में ये बॉटनी डिपार्टमेंट, हायर प्लांट्स के बॉटनी डिपार्टमेंट में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे और उन्होंने क्लासिफिकेशन जो है वो पब्लिश किया। सबसे पहला जो प्रीलिमिनरी क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया था 1942 में। उसके बाद इसका संशोधित रूप प्रस्तुत किया था उन्होंने 1980 फिर 87 में। तो 1980 में दिया था, उसके बाद 87 में उसका जो फाइनल जो रूप था वो 1987 में संशोधित रूप, अंतिम रूप से उन्होंने दिया था। इन्होंने जो तख्ताजान जो थे वो हेलियर से प्रभावित थे। उन्होंने जो फ्लावरिंग प्लांट्स का वर्गीकरण किया था तो वो हेलियर से प्रभावित थे और उनके द्वारा जो फ्लावरिंग प्लांट्स का वर्गीकरण डार्विन के सिद्धांतों पर आधारित था। विकास के सिद्धांत, डार्विन ने जो विकास के सिद्धांत दिए थे उस पर आधारित था। तख्ताजान ने पौधे का वर्गीकरण, अब इन्होंने जो वर्गीकरण किया है तो वर्गीकरण में इन्होंने किन किन चीज़ों को अपने किन किन चीज़ों के किन किन लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण दिया, किन किन का तुलनात्मक अध्ययन किया। तो उन्होंने मुख्य रूप से ग्रोथ हैबिट, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल, प्लानोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल, पेलियोबॉटनिकल और अल्ट्रा स्ट्रक्चर और केमिकल्स आदि, जो एल्कलॉइड्स और इस तरह के जो केमिकल्स होते हैं प्लांट्स में, उन सभी को ध्यान में रखते हुए उन सभी के लक्षणों का तुलनात्मक अध्ययन किया और तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर, प्रगत लक्षणों के आधार पर ये वर्गीकरण दिया गया। वर्गीकरण जो है वो कॉन्क्विस्ट नाम के जो साइंटिस्ट हैं, जो न्यूयॉर्क के बॉटनिकल गार्डन के कर्वेटर हैं, प्रधान अधिकारी हैं, तो उनसे वर्गीकरण काफ़ी समानता रखता है। वर्गीकरण की जो आउटलाइन है वो किस तरह की है, उन्होंने एंजियोस्पर्म को मैग्नोलियोफाइटा का नाम दिया। मैग्नोलियोफाइटा को डिवीज़न मैग्नोलियोफाइटा, फिर जो एंजियोस्पर्म है यानी कि, और इसकी दो क्लासेस में इसको डिवाइड किया, मैग्नोलियोफाइटा और मैग्नोलियोप्सिडा और लिलियोप्सिडा। ये जो वर्गीकरण की रूपरेखा है ये 1980 में दी गई थी। फिर इसका संशोधित रूप है वो, उसके अंदर यहाँ पर जो मोनोकोटिलिडन्स है ये लिलियोप्सिडा, इसके अंदर 3 ही सब क्लास को रखा गया है। तो ये जो क्लास है मैग्नोलियोफाइटा यानी कि डाइकोटिलिडन्स, और डाइकॉट्स, जो कि हम कैरेक्टर वही कि रेटिकुलेट लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन है, सीड में 2 कोटिलिडन्स की उपस्थिति है, इस तरह के, और टेप रूट का पाया जाना। तो इस तरह के जो लक्षण है उसके आधार पर ये मैग्नोलियोफाइटा और मैग्नोलियोप्सिडा एंड लिलियोप्सिडा। ठीक, इसके बाद मैग्नोलियोप्सिडा को अब बाकी सारे लक्षण, एम्ब्रियोलॉजी, साइटोलॉजी, इन सभी को आधार मानते हुए उसको सब क्लास में 7 सब क्लास में डिवाइड किया गया है। 1980 में ये 11 सब क्लास रखी थी और यहाँ पर ये 5 सब क्लास में विभाजित किया गया था। अब आउटलाइन क्या है क्लासिफिकेशन की, ये देखें। मैग्नोलियोफाइटा जो कि एंजियोस्पर्म है, इसको 2 क्लासेस में बांटा, मैग्नोलियोप्सिडा डाइकॉट्स एंड लिलियोप्सिडा मोनोकॉट्स, वही 2 कोटिलिडन्स की उपस्थिति के आधार पर। मैग्नोलियोप्सिडा आदिम है, डाइकॉट्स आदिम है और मोनोकॉट प्रगत लक्षण है। तो मैग्नोलियोप्सिडा को प्रथम स्थान दिया गया है और लिलियोप्सिडा को बाद में स्थान दिया गया है। लिलियोप्सिडा की उत्पत्ति मैग्नोलियल से हुई है। मैग्नोलियोप्सिडा के अंदर 7 सब क्लास 1987 में जब वर्गीकरण को वापस से संशोधन किया था तो
उसके अंदर 7 सब क्लास में विभाजित किया गया था और लिलियोप्सिडा को 3 सब क्लासेस में विभाजित किया गया था। ये यहाँ पर जो वर्गीकरण मैंने दिया है, पहले जो वर्गीकरण यहाँ पर हमने देखा है, यहाँ पर ये 11 सब क्लास ही 1980 में मैग्नोलिडी, निम्फिडी, इसमें से फिर कुछ उन्होंने 7 कर दिया 11 की जगह, और यहाँ पर 5 की जगह ये 3 कर दिया है। तो मैग्नोलियोप्सिडा में 7 सब क्लासेस में विभाजित किया गया है और लिलियोप्सिडा के अंदर 3 सब क्लासेस में विभाजित किया गया है। मैग्नोलिडी मैग्नोलियोप्सिडा का सबसे आदिम ऑर्डर है और एरिस्टिडी सबसे प्रगत है। लिलियोप्सिडा में एलिस्टमैटिडी सबसे आदिम और एरेसिडी सबसे प्रगत है। सभी एंजियोस्पर्म में विंटरेसी कुल सबसे आदिम है और पोएसी कुल जो कि मोनोकोटिलिडन्स को बिलोंग करता है सबसे प्रगत है। ये तो इसकी आउटलाइन है क्लासिफिकेशन की और किस तरह से उन्होंने क्लासीफाई किया है। अब हम देखेंगे जो मैग्नोलियोप्सिडा है, ये इसकी यहाँ पर ये इसकी ये 7 क्लासेस हैं। ये यहाँ पर मैग्नोलिडी, रैननकुलिडी, हेमामेलिडी, कैरियोफाइलिडी, डाइलिनिडी, रोजिडी एंड एस्टेरिडी। एस्टेरिडी में एस्टेरेसी सबसे लास्ट में, जो कि डाइकोटिलिडन्स के अंदर सबसे प्रिमिटिव ऑर्डर माना जाता है, प्रिमिटिव फैमिली मानी जाती है। इसी तरह से लिलियोप्सिडा में एलिस्टमैटिडी, लिलिडी एंड एरेसिडी। यहाँ पर इसके पहले यदि आप देखेंगे तो ये लिलिडी, कोमेमेलिडी, एरेसिडी, एलिस्टमैटिडी, क्यूरिडी और एरिडी, जो कि बाद में इन्होंने इसको मर्ज कर दिया सब क्लासेस को, और 6 की जगह इन्होंने 6 की जगह 3 ही रखी। और इसी तरह से इधर भी ये कुछ को मर्ज कर दिया, जो कि आप अभी इधर ये इसमें देखिए, ये कैरियोफाइलिडी, हेमामेलिडी, रैननकुलिडी, ये इस तरह से। तो ये तो इनकी ये डाइकॉट्स के अंदर मैग्नोलियोप्सिडा के अंतर्गत ये सारी सब क्लासेस हैं और यहाँ पर ये सब क्लासेस हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया जो कि तख्ताजान के द्वारा हम कह रहे हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है और फाइलोजेनी के आधार पर इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है। तो तख्ताजान ने लगभग 67 फाइलोजेनेटिक सिद्धांतों का उपयोग किया है। उनमें से कुछ मुख्य हैं जो वो इस तरह से हैं कि वुडी प्लांट्स जो है वो आदिम है, हर्बेशियस प्लांट प्रगत होते हैं, प्रगत लक्षण है। डेसिडुअस वुडी प्लांट्स एवरग्रीन प्लांट से विकसित हुए हैं, ऐसा माना जाता है, जो कि फाइलोजेनेटिक सिद्धांत जिनको उन्होंने अप्लाई किया है अपने क्लासिफिकेशन में, वो है सारे ये। ट्राइलेक्यूनर और पेंटालेक्यूनर नोड्स जो है वो आदिम है, जबकि यूनिलेक्यूनर नोड्स जो है वो प्रगत लक्षण है। बाइटैगमिक ओव्यूल आदिम है और यूनिटैगमिक से आदिम है बाइटैगमिक, मतलब यूनिटैगमिक कैसा हो गया, प्रगत लक्षण है। और एनोट्रोपस ओव्यूल भी आदिम लक्षण है। इसी तरह से 8 न्यूक्लिएट पॉलीगोनल टाइप फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो आदिम होता है। पोरोगेमी की स्थिति, मतलब जो पोलन ट्यूब जब एम्ब्रियोसाइक में प्रवेश करती है तो वो वाली जो स्थिति है उसमें 3 तरह के हम देखते हैं, पोरोगेमी, चैलेलोगेमी और मीजोगेमी। तो यहाँ पर पोरोगेमी स्थिति से मीजोगेमी ज़्यादा एडवांस है और मीजोगेमी से चैलेलोगेमी स्थिति विकसित हुई है। तो जो सबसे ज़्यादा एडवांस है वो चैलेलोगेमी है, फिर और सबसे प्रिमिटिव पोरोगेमी। फिर फलों में जो अधिक बीज वाले फॉलिकल प्रकार के जो फल हैं वो सबसे अधिक होते हैं। पत्तियों में अल्टरनेट अरेंजमेंट सबसे प्रिमिटिव है। पैरेलल वेनेशन जो है वो प्रगत लक्षण है। स्ट्रोमेटा में सब्सिडरी सेल्स की उपस्थिति आदिम है और जिसमें सब्सिडरी सेल्स या बहुत कम या नहीं के बराबर है वो प्रगत लक्षण है। इसी तरह से साइमोस पुष्पक्रम रेसिकमोस की तुलना में आदिम है। पुष्प में निश्चित संख्या में विभिन्न पुष्पीय भागों की उपस्थिति आदिम लक्षण है। अनिश्चित संख्या में विभिन्न पुष्पीय भागों की उपस्थिति अनिश्चित संख्या में उपस्थित है या फिर एक निश्चित संख्या में उपस्थित है विभिन्न पुष्पीय भाग, तो वो जो लक्षण है वो आदिम लक्षण है। पोलन की जो एग्जाइम है वो अनस्क्लप्चर्ड है, वो आदिम लक्षण है, और स्क्लप्चर्ड है वो प्रगत लक्षण है। एपोकार्पस गाइनोशियम आदिम लक्षण है। तो इस तरह से ये कुछ इतने लक्षण मुख्य हैं इनमें से, ये जो
इम्पोर्टेंट थे वो मैंने यहाँ पर दिए हैं। वैसे तो 67 फाइलोजेनेटिक लक्षणों को उनने ध्यान में रख के क्लासीफाई किया है। तो इस तरह से ये जो इसकी आउटलाइन है क्लासिफिकेशन की कि किस तरह से क्लासीफाई किया है सब क्लास में, सब क्लास के बाद ऑर्डर और फिर फैमिलीज़ में। अब इसके बाद इस क्लासिफिकेशन की जो कुछ मेरिट्स हैं वो इस तरह से हैं कि डाइकॉट्स को मोनोकॉट के पहले स्थान दिया गया है, क्योंकि डाइकॉट्स को हम प्रिमिटिव मानते हैं और मोनोकॉट्स को प्रगत लक्षण मानते हैं। तो फाइलोजेनेटिक सिद्धांत के अनुसार ये तर्कसंगत है। आपस में संबंधित वंशों को एक ही कुल में रखा गया है। डाइकॉट की शुरुआत मैग्नोलियस ऑर्डर से की गई है और जिसे एंजियोस्पर्म में सभी प्रिमिटिव कैरेक्टर प्रिमिटिव मानते हैं। मोनोकॉट की शुरुआत एलिसमेटल्स से की गई है, जिसको मोनोकॉट में सबसे आदिम माना जाता है। कुल छोटे हैं और होमोजीनस हैं, जिससे कि मतलब जब अध्ययन करते हैं तो अध्ययन की सुविधा के लिए काफ़ी सही है वो। फाइलोजेनेटिक सिद्धांतों पर आधारित है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, वेल डेवलप्ड सिद्धांतों पर आधारित है। एंगलर और प्रेंटल के वर्गीकरण में डाइकॉट्स के जो ग्रुप हैं दो, आर्चिक्लेमाइडी और सिम्पैटली, और उनको उसने उनका जो समायोजन किया है यहाँ पर मैग्नोलियोफाइटा में, वो बहुत संतोषजनक रूप से समायोजन किया गया है। ये तो कुछ मेरिट्स हैं इसकी। इसके अलावा से भी और कि फैमिली कुल छोटे रखे हैं, फिर प्रगत लक्षणों को ध्यान में रखते हुए क्लासिफिकेशन दिया गया है, और जो रेनल्स फैमिली, रेननकुलेसी सबसे प्रिमिटिव है और कंपोजिटी सबसे डाइकॉट में सबसे एडवांस मानी जाती है, उनको उसी तरह से स्थान दिया गया है। आपस में संबंधित कुल को पास में रखा गया है। और सबसे बड़ी बात तो कि कई सारे लक्षणों को ध्यान में रखते हुए, जैसा शुरुआत में आपको बताया कि एम्ब्रियोलॉजी, साइटोलॉजी, केमिकल और प्लानोलॉजी और कई सारे साइंस की कई सारी शाखाओं से सब मतलब कई सारे गुणों का अध्ययन करके क्लासिफाई किया गया है, जिससे कि समान लक्षण वाले कुल, समान लक्षण वाले वंशों को एक ही कुल में रखा गया है। अब इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं जो इस प्रकार से हैं कि मेन ऑब्जेक्शन तो ये था कि तख्ताजान के सिस्टम में कि जो मोनोकोटिलीडन्स हैं उनका जो एंसेस्टर है स्टॉक एंसेस्टर निम्फियल्स को माना गया है, जो कि सही नहीं है। फिर जो टैक्सा को डिफ़ाइन किया गया है, बहुत ही एक्सट्रीमली नैरोली डिफ़ाइन किया गया है इस सिस्टम में, जिससे कि क्या हुआ कि जो रिलेटेड ग्रुप हैं वो उनका जो बिखराव है वो संतोषजनक नहीं हो पाया। तो इस तरह से कुछ डीमेरिट्स भी हैं कि मोनोकोटिलीडन्स का जो एंसेस्टर है निम्फियल्स माना गया है, जबकि निम्फियल्स मैग्नोलियल्स को उसको एंसेस्टर मैग्नोलियल्स को माना जाता है। इसी तरह से कि मोनोकॉट्स की उत्पत्ति उस मैग्नोलियल से हुई है, उसी तरह से यहाँ पर भी कि टैक्सा को बहुत नैरोली डिफाइन किया गया है, और जिससे कि क्या हुआ है कि जो स्प्लिट हुआ है रिलेटेड ग्रुप का जो बिखराव हुआ है वो इस सिस्टम में सही, उसका जो रिज़ल्ट है बिखराव का वो उतना सही नहीं है। तो ये तख्ताजान का क्लासिफिकेशन। अब आपके सिलेबस में जो क्लासिफिकेशन थे, जो बेंथम हुकर, एंगलर प्रेंटल, हचिंसन और तख्ताजान, यही आपको पढ़ने थे इस साल। तो ये सारे अब ख़त्म होते हैं। इसके बाद आपको नोमेनक्लेचर के बारे में हम देखेंगे कि भाई नोमेनक्लेचर क्या है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।